हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, जो 3 क्लासेस हैं ब्रायोफाइट की, उनके बारे में अध्ययन किया। और इस लेक्चर में हम लोग हेपेटिक ऑप्सिडा के जो 2 जेनरा हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया, उनका अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग फिर से एक बार क्लास हेपेटिक ऑप्सिडा को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्लास हेपेटिक ऑप्सिडा में थैलोज और लीफी लिवरवर्ट्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि कुछ लिवरवर्ट्स जो हैं वो लीफी होते हैं, कुछ थैलॉइड होते हैं। Plants are dorsiventrally flattened, thalloid, and differentiated into axis and leaf. थैलस वाले जो लीफी जो लीवरवर्ट्स हैं वो थैलाइड होंगे, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है लीफ, स्टेम और रूट में। जबकि जो लीफी लीवरवर्ट्स होते हैं उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्टेम बनता है और नीचे की तरफ राइजोइड्स डेवलप करते हैं जो कि रूट का फंक्शन करते हैं। Leaf, if present, are without midrib and are arranged into 2 or 3 rows on the axis. तो लीफ यदि प्रेजेंट होगी तो 2 या 3 रो में प्रेजेंट होगी जो कि स्टेम की एक्सिस होगी। अगर प्रोस्टेट हो या इरेक्ट हो, दोनों ही फॉर्म में 2 या 3 से, मोस्टली प्रोस्टेट फॉर्म में 3 रो पाई जाती है। Sex organs develop from the superficial cells situated on the dorsal side of thallus, except in few cases where the sex organs are terminal. दो जो इरेक्ट फॉर्म होंगे, इरेक्ट फॉर्म में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो टर्मिनल डेवलप करते हैं, नहीं तो ये थैलस पे, डॉर्सल सरफेस पे, थैलस पे डेवलप करते हैं किसी एक सुपरफिशियल सेल से जो कि सेक्स ऑर्गन इनिशियल की तरह फंक्शन करती है और वो फर्दर डेवलप कर जाती है सेक्स ऑर्गन में। स्पोरोफाइट्स आर सिंपल और मे बी डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है। कुछ स्पीसीज में फूड, सीटा और कैप्सूल तीनों डेवलप करते हैं, कुछ में केवल कैप्सूल डेवलप करता है। जैसा कि हम लोग अभी रिक्सिया का अध्ययन करेंगे तो रिक्सिया में सिर्फ कैप्सूल होता है, फूट और सीटा नहीं होता है। मार्केंसिया के केस में फूट, सीटा, कैप्सूल तीनों प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होता है कैप्सूल वॉल में। ये एंथोसेरॉस की खासियत होती है। जब हम लोग एंथोसेरॉस का अध्ययन करेंगे तब देखेंगे कि एंथोसेरॉस के स्पोरोफाइट में स्टोमेटा पाया जाता है। द डेहिसेंस मैकेनिज्म ऑफ कैप्सूल इज इनडेफिनिट एंड इरेगुलर। तो कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं है कि कैसे स्फुटित होगा या जो स्पोरोफाइट है वो कैसे ब्रेक होगा और स्पोर्स कैसे स्प्रेड होंगे। तो हेपेटोकॉप्सिडा के जो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं वो हैं मार्केंसियल्स, जिसमें से 2 जेनरा हम लोग पढ़ेंगे, रिक्सिया और मार्केंसिया। मोनोक्लियल्स, स्फेरोकार्पेल्स, मेटगरियल्स, जंगरमैनियल्स एंड कैलोब्रायल्स। तो ये 5 ऑर्डर्स हैं हेपेटोकॉप्सिडा में, जिसमें से मार्केंसिया को हम लोग मार्केंसियल्स को अध्ययन करेंगे। उसमें से 2 जेनरा हम लोग अध्ययन करेंगे, एक रिक्सिया, दूसरा मार्केंसिया। तो सबसे पहले हम लोग हेपेटोकॉप्सिडा के एक मेंबर रिक्सिएसी फैमिली का जो जेनरा है रिक्सिया, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये रिक्सिया का थैलस है, ये इसका ग्रोथ पैटर्न है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लास हेपेटिकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसियल्स और फैमिली रिक्सिएसी है। इसकी कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। देयर आर अबाउट 200 स्पीसीज एंड 30 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। मोस्टली ये प्लेन्स ऑफ इंडिया या जो फुट हिल वाला पार्ट है उसमें पाई जाती हैं। जो इंडिया में पाई जाने वाली डिफरेंट स्पीसीज हैं उनमें कुछ कॉमन है, रिक्सिया क्रूसिएटा, रिक्सिया ग्लाउका, रिक्सिया डिस्काला,
रिक्सिया रेटिकुलेटा, रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया मेलानोस्पोरा, रिक्सिया क्रिस्टलाइना। तो ये कुछ स्पीसीज थी एंड ऑल स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल ग्रोइंग ऑन moist damp soil except Rixia flutans and Rixiocarpus natans which are aquatic form। तो सभी स्पीसीज टेरेस्ट्रियल होती हैं, मतलब कि सॉइल पे ग्रो करती हैं, डैम्पी सॉइल हो जहाँ पे मॉइस्चर सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता हो, क्योंकि इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है और इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक होता है। तो इनको मॉइस्ट डैम्प सॉइल अच्छी लगती है या यहाँ पे ग्रो करना ये प्रेफर करते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सिया नाइटेंस दो स्पीसीज हैं जो कि एक्वेटिक हैं, पानी में पाई जाती है, जिसको हम अभी डायग्राम में भी दिखाएंगे आपको। तो रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया रेटिकुलेटा, रिक्सिया पठानकोटेंसिस, फ्रॉस्टाई, मेलानोस्पोरा, फ्लूटेंस, क्रिस्टलाइना, गैंगेटिका, ये कुछ स्पीसीज हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, प्रोस्टेट, लीनियर और रिबन शेप्ड एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर जो थैलस को हम लोग देखें तो थैलस जो होता है वो लीफ या स्टेम वगैरह में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, तो थैलस फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोस्टेट होता है, लीनियर रिबन शेप्ड होगा, जैसे फीता नुमा होगा, सरफेस पे फ्लोट करता है या आप कह सकते हैं सरफेस पे क्रीप करता है। इट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एंड ग्रीन टू लाइट ग्रीन इन कलर। तो ब्रांचिंग जो होती है डाइकोटोमी कहलाती है। डाइकोटोमी मतलब कि जैसे हमारी जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स जैसे निकलती है, ये फिंगर्स इस तरह से, तो आप इसमें भी देखिए तो आपको उसी फिंगर लाइक जो यहाँ पे ये डाइकोटोमी दिख रही है, तो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। देन थैलस इज थिक इन द मिडिल एंड बिकम थिन टुवर्ड द मार्जिन। अगर थैलस को हम लोग टच करके देखें, उसको पकड़ कर देखें, तो बीच वाले पोर्शन में ये थिक होता है और मार्जिन की तरफ पतला होता जाता है। An apical notch is present on the terminal portion of thallus. Gametophytic plant body has two surfaces, dorsal and ventral. तो यहाँ पे देखिए हम लोग, ये एक थोड़ा सा धसा हुआ पार्ट है, इसको एपिकल नॉच बोलते हैं। तो बेसिकली जो एपिकल सेल होती है, एपिकल सेल दैट सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द थैलस, जो कि थैलस के संपूर्ण थैलस के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो एपिकल सेल इस एपिकल नॉच में पाई जाती है। इसके अलावा प्लांट के दो सर्फेसेस हैं, डॉर्सल सरफेस, अपर सरफेस, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस या लोअर सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस पे देखें तो क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेंगे हमको। देयर इज अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फरो और डिप्रेशन is present on the dorsal surface. Sex organs are also present on this surface. तो ये जो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फरो दिख रही है, डिप्रेशन होता है, धसा हुआ पार्ट होता है, ये मिड थोड़ा थिक भी होता है, पर यहाँ पे एक डिप्रेशन सा होता है, धसा हुआ पार्ट होता है, जिसको मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फरो बोलते हैं, ये पाया जाता है। उसके अलावा जब मैच्योर हो जाता है तो सेक्स ऑर्गन्स इसी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फरो वाले पार्ट पे डेवलप करते हैं। अगर हम लोग वेंट्रल सरफेस पे देखें या लोअर सरफेस पे देखें, पलट करके देखें, तो हमको दो इंपॉर्टेंट चीज दिखेंगी। एक तो साइड पे यहाँ पे रोज में लगी हुई होती है, जिसको हम लोग स्केल्स बोलते हैं, ये स्केल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्केल्स, और बीच में मीडियन वाले पार्ट पे बहुत सारे राइजवाइड्स लगे होते हैं। तो बेसिकली वेंट्रल सरफेस कंटेन्स स्केल्स एंड राइजवाइड्स। स्केल्स क्या होती है? दीज आर जनरली प्रेजेंट ऑन द मार्जिन इन वन रो और नियर ग्रोइंग पॉइंट। तो ग्रोइंग पॉइंट और मार्जिन्स पे लगी हुई होती हैं, तो इनका मेन काम जो होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। These are the scales multicellular but one cell in thickness, सिंगल सेल थिकनेस होती है, मोटा नहीं होता है, सिंगल सेल की थिकनेस होती है, वायलेट कलर का होता है और इसका मेन काम प्रोटेक्शन का होता है। तो अगर हम लोग राइजवाइड्स की बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ राइजवाइड्स, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट। तो स्मूथ वॉल्ड जो कि सिंपल पाइप नुमा दिखती है, सिंगल सेल से बनती है, कोई पार्टीशन नहीं होता है, स्मूथ पाइप जैसे कैपिलरी ट्यूब होती है उसी तरह से
एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनता है, तो दे आर कॉल्ड एज स्मूथ वॉल्ड। और दूसरी टाइप जो होती है उसको ट्यूबरकुलेट राइजॉइड बोलते हैं। ट्यूबरकुलेट राइजॉइड में सिंपल जो इनर वॉल होती है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ग्रो कर जाती है, उसको पेग लाइक इन ग्रोथ बोलते हैं। तो पेग लाइक इन ग्रोथ हो जाती है, तो इस कारण इसको जो है ट्यूबरकुलेट बोला जाता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ राइजॉइड्स, स्मूथ वॉल्ड एंड tuberculate. Smooth walled rhizoids are unicellular, hyaline and fine hair-like structure, while tuberculate rhizoids have peg-like ingrowth rise in the lumen of the cell. The function of rhizoid is absorption and fixation. तो एंकरिंग का काम करते हैं और जो वाटर है या न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है इनका। अब हम लोग एनाटॉमी पे आते हैं। एनाटॉमी अगर हम लोग सेक्शन काट के देखें थैलस का सेक्शन काट कर अगर हम लोग देखें तो बेसिकली थैलस में दो तरह के स्ट्रक्चर दिखता है। एक अगर हम लोग डायग्रामेटिक, ये एक डायग्राम है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, डायग्रामेटिक बनाया हुआ है। तो इसमें दो मेन रीजन है, एक स्टोरेज रीजन, नीचे वाला पार्ट जो सॉइल से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज रीजन, ग्रीन नहीं होता है। दूसरा फोटोसिंथेटिक रीजन। तो दो मेन रीजन है, एक फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहीं पे परफॉर्म होती है। और स्टोरेज रीजन का जो मेन काम होता है वो जो फूड मटेरियल है उसको स्टोर करना। तो photosynthetic region is situated on the upper or dorsal surface of the thallus and consists of loose green tissue, also called as assimilatory region. So basically this is upper surface and tissues are arranged loosely arranged होते हैं। It consists of layer of epidermis, upper जो cells होंगी that is epidermis, many air pores, air spaces और air chambers and many one cell thick vertical rows of chlorophyll containing cell। तो ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेसिकली इनके बीच में गैप दिख रहा है, ये जो गैप होता है दे आर कॉल्ड एज एयर स्पेसेस या एयर चैम्बर्स। तो वर्टिकल रोज सिंगल सेल हाई थिकनेस की होती है, एक के ऊपर एक पाइलअप होती है, एक के ऊपर एक जुड़ी हुई होती है। इस तरह से एक जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स है एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई वर्टिकल रो बनाती है। द सेल कंटेन डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट, डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इनकी सेल्स में। The uppermost cell of these vertical rows of chlorophyll containing cell remain devoid of chloroplast and thus form a hyaline discontinuous layer of upper epidermis। तो जो सबसे ऊपरी सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, हाइलिन होती है, क्लियर होती है और बेसिकली वो एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस का फॉर्म करती हैं। The continuity of upper epidermis is broken by many air pores। तो ये जो एयर चैम्बर्स है, एयर स्पेसेस हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं बाहर एपिडर्मिस पे एयर पोर्स के थ्रू। ये इसका सेलुलर फॉर्म है, इसमें आपको क्लियर दिखेगा। ऊपर की सेल्स देखिए हाइलिन है, ये एपिडर्मिस बना रही है। जो लोअर सेल्स हैं दीज सेल्स आर सिंगल सेल, देखिए एक के ऊपर एक लगी हुई है, थिकनेस ज़्यादा नहीं है, हाइट कई सारी सेल एक के ऊपर एक लगी हुई है। तो ये एक फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स बनाती हैं क्योंकि इनमें सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या क्लोरोफिल पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करती हैं। और ये एयर चैम्बर्स बनते हैं गैप से बीच में, जिनके थ्रू एयर का कम्युनिकेशन होता है या एयर एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक गैसेज हैं वो चेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, उसके अलावा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में। वो सारी जो भी एक्सचेंजेज हैं, गैसियस एक्सचेंजेज, वो यहीं पर होते हैं। फिर स्टोरेज रीजन की बात करें, जो नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए ये कंटिन्यूअस है, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, बहुत सारी थिन वॉल्ड सेल्स हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। और बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है दे स्टोर फूड मटेरियल, फोटोसिंथेटिक जो रीजन में जो फूड बनता है वो आकर के यहाँ पे स्टोर होता है।
The cells are closely packed and parenchymatous and filled with starch. So starch is the ultimate product of photosynthesis. The lowermost cell of this region forms lower epidermis from which scales and rhizoids arise. तो सबसे नीचे वाली जो सेल होती है वो लोअर एपिडर्मिस बनाती है, कंटिन्यूअस होती है, यहाँ पे एयर स्पेसेस नहीं होते हैं, और इन्हीं से मार्जिन की तरफ स्केल्स और मिडरिब रीजन में या जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पे राइजोइड्स निकलते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और टुबरक्लेन। ये रिक्सिया फ्लूटेंस है, जैसे आपको बताया था मैंने कि रिक्सिया फ्लूटेंस एक एक्वेटिक स्पीसीज होती है जो कि पानी में पाई जाती है। तो ये उसी को दिखाया गया है यहाँ पे इस डायग्राम में। दिस इज रिक्सिया फ्लूटेंस, इस तरह से ग्रोथ हैबिट होती है इसकी। अब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली 4 तरीके से होता है। फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, परसिस्टेंट एपिसेस, जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वो बचा रह जाता है, और ट्यूबर फॉर्मेशन। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक एक करके देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली जैसे ये एक थैलस है, थैलस में जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो ये पीछे वाला पार्ट जो है वो सड़ता जाता है, डिकेइंग शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके ये डिस्ट्रॉय होता जाता है, और फाइनली ये डाइकोटॉमी तक पहुंच जाती है, और दोनों फिर पार्ट अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से 2 प्लांट बन गए। तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन। ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर जैसे कि पता है कि पोटैटो जो है ट्यूबर होता है। तो ट्यूबर में क्या होता है, बहुत सारा फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, सेल्स थोड़ा थिक हो जाती है ताकि वो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको विदस्टैंड कर सके, और फिर ये जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ट्यूबर जर्मिनेट कर जाता है और जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना देता है। देन नेक्स्ट मेथड इज एडवेंटिशियस ब्रांचेज। ये एडवेंटिशियस ब्रांचेज हैं, जो मेन थैलस है, थैलस में कुछ अलग से ब्रांचेज बन जाती हैं, और फिर ये ब्रांचेज इस मेन थैलस से, पेरेंट थैलस से अलग होकर के एक नए प्लांट को जन्म देती हैं या नया प्लांट बना देती हैं। Now, come to the sexual reproduction. Sexual reproduction is oogamous type. Oogamous type means there are 2 type of cells, formation of 2 type of cells, male reproductive organs and female reproductive organs, या female cell और female cell. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। तो रिक्सिया के केस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है। दे आर प्रेजेंट इन रीजन ऑफ मिड डॉर्सल ग्रूव एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस। तो थैलस के डॉर्सल सरफेस पे पहले भी बताया था आपको, जो मीडियन ग्रूव होता है वहीं पे पाई जाती है। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है यंगेस्ट वन जो होगा वो ग्रोइंग पॉइंट के नजदीक होगा, जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसके नजदीक होगा यंगेस्ट वन, और जो ओल्डर वन होगा वो पीछे की तरफ होगा। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर होमोथैलिक बट a few species are heterothallic. Example, Rixia हिमालयेंसिस। रिक्सिया हिमालयेंसिस जो होता है वो हेट्रोथैलिक होता है, मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग उस पर पाए जाएंगे, जबकि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होती है रिक्सिया की वो होमोथैलिक है, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही थैलस पे पाए जाते हैं। एंथ्रीडियम को अगर हम लोग देखें, एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर, एंथ्रीडियम दरअसल एंथ्रीडियम एक एंथ्रीडियल कैविटी बनती है, एंथ्रीडियल चैम्बर बोलते हैं उसको, वहां पर डेवलप करती है। ये बेसिकली जो एयर स्पेसेज हैं उन्हीं के बीच में एंथ्रीडियम डेवलप करता है, और वो एयर स्पेसेज एंथ्रीडियल कैविटी बना देते हैं। तो एंथ्रीडियम वहीं पे डेवलप करता है। अगर हम लोग मैच्योर एंथ्रीडियम को देखें तो मैच्योर एंथ्रीडियम में एक स्टॉक होता है, दूसरी बॉडी होती है। बॉडी को कवर, बॉडी में बेसिकली सेल्स होती हैं, एक तो बाहर से जो कवर की हुई रहती है उनको जैकेट
सेल्स बोलते हैं, और बीच में बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको एंड्रोसाइट मदर सेल्स बोलते हैं। और ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स बेसिकली जो एंथ्रोजॉइड्स हैं या स्पर्म सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। तो मैच्योर एंथ्रीडियम में बेसिकली ये दो मेन पार्ट होता है, स्टॉक दैट इज मल्टीसेलर, और इसी के थ्रू ये मेन थाइलस से जुड़ा हुआ होता है, और जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी वो स्टॉक के थ्रू ऊपर के बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगी। और जो बॉडी पार्ट होता है उसमें बेसिकली उसको कवर किए हुए जैकेट सेल्स होती हैं, और बहुत सारी एंड्रोसाइट मदर सेल्स होती हैं, और ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स मैच्योर होने पर जो एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म्स बनाती हैं। हर एंथ्रोजॉइड या स्पर्म जो है वो बहुत ही छोटा होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस एंड कंटेन्स टू फ्लैगेला, दो फ्लैगेला इसमें एंटीरियर एंड पे लगे हुए होते हैं। और डेhiscence होता है तो ये ऊपर से यहाँ से ब्रेक कर जाता है, और सारे के सारे एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलकर यहाँ एंथ्रीडियल कैविटी में आ जाते हैं। फिर वाटर के थ्रू ये स्विम करते हुए पहुंच जाते हैं आर्चिगोनियल चैम्बर तक। इस डायग्राम में एंथ्रीडियल चैम्बर थैलस में दिखाया गया है। ये थैलस है, एयर स्पेसेस है, इसी के बीच में देखिए एक एंथ्रीडियम डेवलप कर रहा है। तो दिस इज एंथ्रीडियल चैम्बर, दिस इज स्टॉक, जैकेट लेयर, एंड्रोगोनियल सेल्स। ये एंथ्रीडियम के फॉर्मेशन का तरीका है। सिंगल सेल जो है वो एंथ्रीडियल इनिशियल की तरफ फंक्शन कर, सुपरफिशियल सेल मतलब कि सरफेस पे जो सेल होगी वो एक एंथ्रीडियल इनिशियल की तरफ फंक्शन करना शुरू हो जाती है। फिर इसमें डिवीजन होता है, एक अपर सेल फॉर्म करती है, एक लोअर सेल फॉर्म करती है। लोअर सेल फर्दर डिवीजन नहीं करती है, और अपर सेल फिर डिवाइड करती है, एक प्राइमरी स्टॉक सेल बनाती है, दूसरा एंथ्रीडियल सेल बनाती है। स्टॉक सेल फर्दर डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्टॉक बनाता है, और जो एंथ्रीडियल सेल है वो फर्दर डिवाइड करती जाती है, 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी। उसके बाद एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, फिर जैकेट इनिशियल्स फॉर्म हो जाती है, और फिर ये जैकेट इनिशियल्स इसका कवर बनाती है, और बीच की सेल्स फर्दर डिवाइड करती चली जाती है, और डायगोनली डिवाइड फाइनली बहुत सारी जो सेल्स बनके तैयार हो जाती हैं जिनको एंड्रोसाइट मदर सेल्स बोलते हैं। ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड करती हैं डायगोनली। माइटोटिक डिवीजन होता है, मेयोसिस नहीं है, क्योंकि एन है, थैलस एन होता है, हैप्लॉइड होता है, तो इसमें मेयोसिस नहीं होती है। तो एंड्रोसाइट मदर सेल्स डायगोनली डिवाइड करती हैं, और इस तरह से 2 सेल बनके तैयार हो जाती हैं, और हर सेल जो है वो स्पर्म सेल में या एंथ्रोजॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर इसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको ब्लीफेरोप्लास्ट बोलते हैं। ये ब्लीफेरोप्लास्ट थोड़ा सा एक्सटेंड करना शुरू होता है, और उसी के साथ न्यूक्लियस भी एक्सटेंड होता जाता है। फिर फर्दर इसमें एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंड होते हुए न्यूक्लियस भी उसी के साथ एक्सटेंड करता है, और एक ये न्यूक्लियस धीरे धीरे करके लंबा हो जाता है। जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म कंज्यूम हो जाता है, हालांकि जो बचा हुआ होता है लास्ट में पोस्टीरियर एंड पे वेसिकल के रूप में रहता है, और इसके एंटीरियर पार्ट पे 2 फ्लैजला डेवलप कर जाते हैं। ये फ्लैजला उसको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग आर्चिगोनियम की बात करते हैं। तो आर्चिगोनियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट रिमेन्स एम्बेडेड इन द आर्चिगोनियल कैविटी on dorsal surface of the gametophyte with upper part protrudes out of the cavity। तो बेसिकली ये भी थैलस में धसा हुआ होता है, जो एयर चैम्बर्स हैं या एयर स्पेसेज हैं उन्हीं के बीच में ये भी डेवलप करता है। तो सारा का सारा पार्ट थैलस में होता है, सिर्फ ऊपर का पार्ट जो कवर सेल्स होती हैं या ऊपर जो नेक होता है वो थोड़ा सा प्रोट्रूड करता है, थैलस से थोड़ा सा उभर कर बाहर आ जाता है। Archegonium is a flask-shaped structure made up of long elongated neck and a globular venter। तो फ्लास्क शेप, जैसे फ्लास्क होता है उस तरह का स्ट्रक्चर, राउंड बॉटम फ्लास्क जैसे होता है उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग नेक होती है, और नीचे बल्बस पार्ट होता है जिसको वेंटर बोला जाता है। तो दिस इज नेक, दिस इज वेंटर,
और ये वेंट्रल सेल्स कहलाती हैं इधर की। ऊपर की तरफ जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज नेक सेल्स। तो नेक सेल्स बेसिकली 6 रोज होती हैं, 6 to 9 रोज होती हैं, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। ईच लॉन्गिट्यूडनल रोज कंसिस्ट ऑफ 6 to 9 सेल्स। तो यहाँ पे 6 to 9 सेल्स होती हैं, और जो नेक सेल्स होती है बेसिकली दे आर 6 सेल्स। तो 6 सेल होती है। अगर इसको ऐसे करके सेक्शन काट के देखें तो आपको 6 सेल्स दिखेंगी। देन नेक कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स। इसके बीच में 4 से लेके 6 नेक कैनाल सेल्स होती हैं। नेक के बीच में ये वाला जो स्पेस खाली दिख रहा है ये भरा हुआ होता है, उनको नेक कैनाल सेल्स बोलते हैं। नेक कैनाल सेल्स से भरा हुआ होता है। एंड ईच लॉन्गिट्यूडनल रो कंसिस्ट ऑफ 6 to 9 सेल्स। 6 से 9 सेल्स होती हैं, अरेंज होती हैं साइड बाई साइड। एट द टिप ऑफ नेक आर प्रेजेंट 4 कवर सेल और लीड सेल्स। ये कवर सेल है, करीब 4 कवर सेल होती हैं जो कि इसको बंद किए हुए रहती है, और मैच्योरिटी पे ये ओपन हो जाती है। तो जब मैच्योर हो जाता है आर्चिगोनियम तो इसकी नेक सेल्स और यहाँ पे एक वेंट्रल कैनाल सेल होती है, नेक कैनाल सेल्स एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स, वो जो है डिसॉल्व कर जाती है। म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होता है। म्यूसिलेज थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, स्वेल अप हो जाता है, और उसके कारण ये नेक की कवर सेल्स सेपरेट हो जाती है, फिर ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद फिर यहाँ पे देखिए इसमें ये नेक सेल्स दिख रही है, नेक कैनाल सेल्स दिख रही है। तो ये धीरे धीरे करके डिसॉल्व कर जाती है, और फिर म्यूसिलेज बनता है। म्यूसिलेज के कारण फिर ये थोड़ा सा स्वेल अप होता है, जिसके कारण कवर सेल्स सेपरेट हो जाती है, ये ओपन हो जाता है और म्यूसिलेज ऊपर आ जाता है। इसी में जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, फिर ड्राई करता है तो धीरे धीरे करके वो अंदर पहुंच जाते हैं और एग सेल तक पहुंच जाएंगे, फिर एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग रिक्सिया के केस में देखें तो रिक्सिया का स्पोरोगोनियम जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। जाइगोट डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट यहाँ पे डिवाइड करना शुरू किया, 2 सेल्स बनी, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16, 18 ऐसे करके उसके बाद फिर इसकी वॉल बन जाती है। तो एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करती है, एम्फीथीसियम जो है वो इसका जैकेट बनाता है, या स्टेराइल पोर्शन जो है या जो कवर है वो बनाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जो वेंट्रल सेल्स हैं, वेंट्रल रीजन है, वेंट्रल रीजन की सेल्स भी जो है डिवाइड करती है। पहले सिंगल सेल रहती है, फिर डबल सेल हो जाती है। तो एक तरह से ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको कैलेप्ट्रा बोला जाता है। तो कैलेप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये वॉल होती है, इसका जैकेट होता है, और उसके अंदर बहुत सारी एंडोथीसियल सेल्स होती हैं जो कि स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। तो ये फर्दर जब इसमें मैच्योरिटी आती है तो ये स्पोर मदर सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, राउंड ऑफ हो जाती हैं, फिर इनमें डिवीजन होता है। कुछ सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ सेल्स जो है कंज्यूम हो जाती है एज फूड, और फिर ये इनमें मेयोटिक डिवीजन होता है। मेयोटिक डिवीजन होने के बाद हर उसमें 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और हर सेल एक स्पोर 4 स्पोर बनाती है, क्योंकि मियोसिस होता है, मियोसिस में एक सेल 4 सेल को बनाती है। इस तरह से 4 स्पोर बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये मैच्योर स्पोरोगोनियम दिखाया गया है, थैलस के अंदर ये धंसा हुआ होता है इस तरह से, और धीरे धीरे करके सारी वॉल डिसॉल्व हो जाती है, कैलेप्ट्रा वाला पोर्शन बचता है, और ये भी फिर डिसइंटीग्रेट हो जाती है और स्पोर्स जो है रिलीज हो जाते हैं। फिर स्पोर्स, ये स्ट्रक्चर है स्पोर का। स्पोर्स देखिए ये मैच्योर स्पोर है। बेसिकली ये मियोसिस के बाद का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो 3 सेल्स दिख रही है, एक पीछे की तरफ है, 4 सेल्स बनती हैं, और मैच्योरिटी पे इनमें
जो आउटर वॉल होती है वो काफ़ी ऑर्नामेंटेड होती है, उस पर स्पाइंस या डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो वॉल ऑफ स्पोर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर होती है वॉल इसकी। आउटर मोस्ट एक्जीन कहलाती है या एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। मिडिल वन इज कॉल्ड मीजोस्पोरियम, थिन वॉल्ड होती है, थिन होती है, एंड इनर मोस्ट थिन इंटीन और एंडोस्पोरियम। तो एंडोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम एंड एक्सोस्पोरियम, ये 3 वॉल होती है इस पर्टिकुलर स्पोर की। और एक लंबे समय तक ये सरवाइव कर सकता है एनवायरमेंटल कंडीशन में, और जब प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट कर जाता है। बहुत सारे ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और जो जर्मिनेशन के समय इसको फूड की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। दिस इज जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। ये स्पोर है तो जहां से जुड़ा होता है वो वाला पोर्शन थोड़ा सा कमजोर होता है, तो वहीं से जर्म पोर बनता है, वहीं से जर्म ट्यूब निकलती है। जर्म ट्यूब थोड़ी ग्रो करती है, उसके बाद फिर उसमें एक एपिकल सेल बन के तैयार होती है। डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद कुछ सेल बनेंगी, उसके बाद एक एपिकल सेल स्टैब्लिश हो जाती है, और वो फर्दर जो ग्रोथ होती है वो फिर एपिकल सेल के थ्रू होती है, और फिर से एक नया थैलस इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। जर्म ट्यूब बनी, फर्स्ट डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, 4 सेल बनी, 8 सेल बनी, उसके बाद एक एपिकल सेल यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई, और फिर ये कंप्लीट थैलस बना के तैयार कर देता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है इसकी। तो जब स्पोर फॉर्मेशन होता है दैट इज एन, तो यहाँ से लेकर के जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक की हैप्लॉइड स्टेज या गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है वहां से लेकर के स्पोर मदर सेल तक, जब तक कि मेयोसिस नहीं होती है वहां तक ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया।